नमस्कार। आज हम इंसान और पर्यावरण के रिश्ते की कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता जो कह सकते हैं कभी सहयोग का रहा तो कभी संघर्ष का। बिल्कुल। हम ये पड़ताल करेंगे आर्थिक गतिविधियों के उस बिल्कुल बुनियादी स्तर से जिन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जटिल कहानी को समझने में हमारे गाइड बनेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये प्राथमिक क्रियाएं ही किसी भी समाज की नींव होती हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी हैं। मतलब जमीन से फसल उगाना, जमीन के नीचे से खनिज निकालना या फिर जानवरों को पालना। सही। तो आज हम सिर्फ इनकी परिभाषाएं नहीं समझेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि हजारों सालों में इंसान का प्रकृति के साथ काम करने का तरीका कैसे बदला है, एक सरल शिकार से लेकर विशालकाय औद्योगिक सिस्टम तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये प्राथमिक क्रियाकलाप है क्या? और इन दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द सामने आता है, लाल कॉलर श्रमिक। हाँ, अगर उद्योगों में काम करने वाले ब्लू कॉलर हैं, तो फिर ये लाल कॉलर कौन है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे काम की प्रकृति पर चोट करता है। अगर ब्लू कॉलर श्रमिक कारखानों की मशीनों पर काम करते हैं, हाँ, तो लाल कॉलर श्रमिक जमीन, जंगल और समुद्र, मतलब प्रकृति की अपनी मशीनरी के साथ काम करते हैं। वे सीधे धरती से मूल्य निकाल रहे हैं। अच्छा। हमारे स्रोत भी बताते हैं कि मानव व्यवसायों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। और जब हम सबसे पुरानी प्राथमिक क्रियाओं की बात करते हैं, शिकार और भोजन संग्रह, हाँ, तो हमें याद दिलाया जाता है कि वो शिकार और भोजन संग्रह ही थे। यही हमारा शुरुआती बिंदु है। और फिर इस रिश्ते में सबसे बड़ा मोड़ आया, कृषि। यहीं से इंसान ने प्रकृति के साथ सिर्फ तालमेल नहीं बिठाया, बल्कि उसे बदलना शुरू किया। और यह विविधता कमाल की है। सही। सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की, जिसे कर्तन दहन या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। सुनने में ये बहुत आक्रामक लगता है, जैसे जंगल को तबाह किया जा रहा हो। लेकिन मुझे ये समझना है, क्या ये तरीका पर्यावरण के लिए हमेशा बुराई होता है या इसका कोई टिकाऊ रूप भी है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। ये पैमाने की बात है। जब ये छोटे आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, जैसा कि हजारों सालों से होता आया है, तो ये काफी टिकाऊ हो सकता है। कैसे? वे जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ों पौधों को जलाते हैं और उस राख से जो जमीन उपजाऊ होती है, उस पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते हैं। कुछ सालों बाद जब मिट्टी की ताकत कम हो जाती है, तो वे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ताकि जंगल खुद को फिर से ठीक कर सके। बिल्कुल। ये प्रकृति के साथ एक चक्र में जीने जैसा है। स्रोतों में इसके कई स्थानीय नाम भी मिलते हैं, जैसे भारत में झूमिंग, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग। ये दिखाता है कि ये एक वैश्विक स्वदेशी प्रथा रही है। लेकिन जब यही काम बड़े पैमाने पर व्यावसायिक लालच के लिए किया जाए, तब तो ये जंगल की कटाई का एक बड़ा कारण बन जाता है। बिल्कुल। तब ये प्रकृति का चक्र नहीं, बल्कि उसकी तबाही बन जाता है। और इसके ठीक उलट एक और कृषि प्रणाली है जो पूरी तरह से व्यापार और मुनाफे पर आधारित है, रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, इन नोट्स में इसका जिक्र उपनिवेशवाद के साथ जुड़ा है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सब ऐसी ही फसलें हैं। जब हम भारत या श्रीलंका के विशाल चाय बागानों के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम इसी की बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। रोपण कृषि की शुरुआत ही यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों ने अपने फायदे के लिए की थी। उन्होंने बड़े बड़े फार्म बनाए जहां एक ही तरह की फसल उगाई जाती थी, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। इसमें भारी मात्रा में पैसा, वैज्ञानिक तरीके और अक्सर सस्ता या बंधुआ श्रम लगता था। और इसका असर आज भी दिखता होगा। हाँ, इसकी सबसे गहरी छाप ये है कि इसने कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आज भी 1 या 2 फसलों पर निर्भर बना दिया है, जिसे मोनोकल्चर इकोनॉमी कहते हैं। मतलब कि अगर वैश्विक बाजार में कॉफी या कोको की कीमतें गिरती हैं, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। जब हम आज सुपरमार्केट से किसी खास ब्रांड की कॉफी या चॉकलेट खरीदते हैं, तो हम अनजाने में उसी औपनिवेशिक ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोतों में एक और बड़ा दिलचस्प नाम है ट्रक फार्मिंग।
ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई आधुनिक आविष्कार हो। और ये है भी, ये आधुनिक शहरी जीवन का एक सीधा नतीजा है। अच्छा। ट्रक फार्मिंग में मुख्य रूप से सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों की खेती होती है। इसका नाम ट्रक फार्मिंग इसलिए है क्योंकि खेत और शहर के बाजार के बीच की दूरी इस बात से तय होती है कि एक ट्रक रात भर में कितनी दूरी तय कर सकता है, ताकि सुबह तक ताजा सब्जियां बाजार पहुंच जाएं। सही। ये एक अदृश्य सप्लाई चेन है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे हमारे शहर अपनी जरूरतों के लिए एक आसपास के इलाके पर निर्भर करते हैं और उस इलाके की सीमा एक ट्रक की रात भर की यात्रा से तय होती है। ये तो कमाल है। एक तरह से शहर और उसके आसपास के देहात के बीच एक ऐसा रिश्ता जिसकी डोर एक ट्रक के पहियों से बंधी है। और जाहिर है भूमध्य सागरीय कृषि जैसे और भी प्रकार हैं जहां जलवायु ही सब कुछ तय करती है। हाँ, जैसे अंगूर से शराब बनाना। बिल्कुल। लेकिन खेती सिर्फ भूगोल और जलवायु पर निर्भर नहीं करती, ये इस पर भी निर्भर करती है कि समाज कैसे संगठित है। और यहीं पर दो बड़े और बिल्कुल अलग विचार सामने आते हैं, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ खेती के दो तरीके नहीं हैं, ये समाज को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये एक तरह से पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा से निकलती है। इसमें किसान स्वेच्छा से अपनी मर्जी से एक ग्रुप बनाते हैं। जमीन उन्हीं की रहती है, लेकिन वे मिलकर बेहतर बीज, खाद और मशीनें खरीदते हैं और अपनी फसल को बेहतर दाम पर बेचने के लिए मोल भाव करते हैं, है ना? बिल्कुल। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक लाभ का एक मिश्रण है। और इन दस्तावेजों का एक मुख्य बिंदु ये है कि डेनमार्क में ये मॉडल जबरदस्त सफल रहा है, जहां लगभग हर किसान किसी न किसी सहकारी समिति का सदस्य है। हाँ बिल्कुल, ये कुछ आज की गिग इकोनॉमी जैसा लगता है, जहां लोग स्वतंत्र हैं पर संसाधनों और मौकों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर साथ आते हैं। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। अब इसके बिल्कुल विपरीत देखिए सामूहिक खेती यानी कलेक्टिव फार्मिंग। ये समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा की देन है। यहाँ जमीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समूहों का होता है। अच्छा, मतलब सब कुछ समाज का है, किसी एक का नहीं। हाँ, कह सकते हैं। सभी किसान अपनी जमीन, पशु और मेहनत को एक साथ मिला देते हैं और मिलके काम करते हैं। जो भी पैदावार होती है उसे आपस में बांट लिया जाता है। इसका मकसद निजी संपत्ति की अवधारणा को ही खत्म करना था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व सोवियत संघ का कोलखोज मॉडल है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कोलखोज सिर्फ एक आर्थिक प्रयोग नहीं था, ये एक जबरदस्त सामाजिक इंजीनियरिंग थी। इसे अक्सर जबरदस्ती लागू किया गया और इसके नतीजे बहुत दूरगामी और कई मामलों में दुखद रहे, जैसे बड़े पैमाने पर अकाल पड़ना और उत्पादकता में भारी गिरावट। तो एक तरफ डेनमार्क का स्वैच्छिक सहयोग है और दूसरी तरफ सोवियत संघ का राज्य नियंत्रित सामूहिकता। यह दिखाता है कि खेत की जमीन भी विचारधाराओं की जंग का मैदान बन सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि इंसान जमीन पर क्या और कैसे उगाता है, लेकिन सारी जमीन खेती के लायक नहीं होती। सही। उन कठोर इलाकों में इंसान ने प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता बनाया? यहीं पर पशुओं को चराने या मवेशी पालने की बात आती है। स्रोत यहाँ भी दो बड़े अंतर बताते हैं, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। और यहाँ फिर से भूगोल ही कहानी लिखता है। चलवासी पशुचारण यानी नोमैडिक हर्डिंग उन जगहों पर होता है जहाँ खेती लगभग नामुमकिन है, जैसे सहारा के रेगिस्तान या साइबेरिया के बर्फीले मैदान। अच्छा। यहाँ चरवाहे अपने पशुओं के झुंड के साथ पानी और चारे की तलाश में मौसम के हिसाब से घूमते रहते हैं। ये प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है। उनका जीवन प्रकृति के चक्र से बंधा है, घड़ी से नहीं। और इसका ठीक उल्टा है वाणिज्य पशुधन पालन, जो एक बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक धंधा लगता है। बिल्कुल। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग एक बहुत बड़ा पूंजी प्रधान उद्योग है। ये स्थायी रूप से बड़े बड़े फार्मों पर किया जाता है, जिन्हें अमेरिका में रैंच कहते हैं। रैंच। यहाँ जानवरों को एक उत्पाद की तरह देखा जाता है। उनका उद्देश्य मांस, ऊन या चमड़ा बेचना होता है। जानवरों की नस्ल सुधारने, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने, इन सब के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। और ये कहाँ होता है मुख्य रूप से? ये मुख्य रूप से अमेरिका के प्रेरी या अर्जेंटीना के पंपास जैसे विशाल घास के मैदानों में होता है, जहाँ हजारों जानवरों को एक साथ पाला जा सकता है।
यह वैश्विक मांस उद्योग की रीढ़ है और इसका पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। तो एक तरफ प्रकृति के साथ घूमते चरवाहे और दूसरी तरफ बाढ़ के पीछे संगठित तरीके से पाले जा रहे जानवर। अब उस आखिरी और शायद सबसे विस्फोटक प्राथमिक क्रिया पर आते हैं, जमीन के नीचे से संसाधन निकालना, यानी खनन। स्रोतों में इसका जिक्र संक्षेप में है, लेकिन ये आधुनिक दुनिया की बुनियाद है। निश्चित रूप से खनन के बिना हमारी आधुनिक सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी गाड़ियां, हमारे फोन, हमारे घर, सब कुछ जमीन से निकले खनिजों पर निर्भर हैं। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जिसे अर्थशास्त्री संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स कहते हैं। संसाधन अभिशाप, ये तो सुनने में ही अजीब है। इसका मतलब है कि वो संसाधनों का होना एक श्राप है? कई मामलों में हाँ। सिद्धांत ये है कि जिन देशों के पास बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल या हीरे होते हैं, वे अक्सर दूसरे देशों की तुलना में कम आर्थिक विकास, कम लोकतंत्र और ज्यादा भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था उसी एक संसाधन पर टिक जाती है। बाकी उद्योगों का विकास रुक जाता है और उस संसाधन से मिलने वाले पैसे पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जो चीज वरदान होनी चाहिए वो कई देशों के लिए एक श्राप बन जाती है। ये प्राथमिक क्रियाओं का सबसे अंधेरा और जटिल पहलू है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने शिकार और भोजन संग्रह से शुरुआत की, जहां इंसान प्रकृति का एक हिस्सा था। फिर हम कृषि पर आए, जहां उसने प्रकृति को आकार देना शुरू किया। और अब हम खनन और वाणिज्यिक पशुपालन पर हैं, जहां हम औद्योगिक पैमाने पर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। ये एक लंबी यात्रा रही है। बिल्कुल। इन सभी क्रियाओं को एक साथ देखना सिर्फ भूगोल की किताब पढ़ना नहीं है। ये समझना है कि हमारी खाने की थाली से लेकर हमारे फोन की बैटरी तक सब कुछ इन बुनियादी गतिविधियों से जुड़ा है। ये हमें बताता है कि इंसान ने अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण के साथ कैसे रिश्ते बनाए हैं, कभी उसके साथ तालमेल बिठाकर तो कभी उसे अपने हिसाब से मोड़कर। ये आर्थिक विकास और उसके सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों की एक कहानी है। वास्तव में ये दिखाता है कि कैसे हमारी सबसे आधुनिक जरूरतें भी धरती के साथ हमारे सबसे पुराने रिश्ते पर टिकी हैं। सही कहा। और इन स्रोतों ने हमें इन क्रियाओं का एक बहुत स्पष्ट वर्गीकरण दिया है।